हम चल पड़े हैं, रास्ते खुलते गए, मंजिलें मिल रही हैं, अजनबी जुड़ते गए, जाना है बहुत दूर, अनजान है राहें पर खुद पे है यकीन, अनजान है राही। हम चल पड़े हैं, रास्ते खुलते गए, मंजिलें मिल रही हैं, अजनबी जुड़ते गए। आज यहाँ बातें होंगी जो कल बनेगी मिसाल, कल ये बातें लिखेंगी किसी का सफर, करना है कुछ ऐसा जिसके रह जाएंगे निशान। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल एवरीवन। वेलकम टू बीट्स ऑफ लाइफ विद यशिका, धड़कन जिंदगी की। आज हमारा 10th एपिसोड है। 10th मीन्स अ माइलस्टोन एपिसोड एंड माइलस्टोन एपिसोड शुड ऑलवेज बी वेरी वेरी स्पेशल। तो आज के इस एपिसोड को और भी ज़्यादा स्पेशल बनाने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ रामवीर बिधूड़ी जी के ऑफिस में सुरिंदर जी का इंटरव्यू लेने। सुरिंदर बिधूड़ी जी जो हैं वो रामवीर जी के सुपुत्र तो हैं ही, बट उनके एक तरीके से सपोर्ट सिस्टम है, उनके पिलर ऑफ स्ट्रेंथ हैं। उनके साथ उन्होंने 20 ईयर्स प्लस की एक जर्नी तय करी है, एक सोशल वर्कर की तरह और एक राइजिंग पॉलिटिकल फिगर की तरह। एक उभरता सितारा हमारे सामने उठ के आ रहा है। तो आज हम मिलके जानेंगे उनसे उनकी जर्नी की। इतने सालों की इस जर्नी में उन्होंने जो लोगों के लिए इतनी समाज सेवा करी, उनकी हेल्प करी और रामवीर जी के पिलर ऑफ स्ट्रेंथ बन के राजनीति को देखा, उसे जिया, तो उससे उन्होंने क्या क्या जर्नी तय करी। तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि ये हमारा 10th एपिसोड है और 10 एक माइलस्टोन नंबर है मेरे लिए। और 10 यानी कि 1 + 0 = 1 एंड द नंबर 1 गिव्स मी अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। तो सुरिंदर जी और रामवीर जी हैं दिल्ली में नंबर 1। इसी पॉजिटिविटी के साथ मैं वेलकम करना चाहूँगी आपको शो पे सुरिंदर जी। थैंक यू। तो लेट्स स्ट्रेट अवे मूव ऑन टू द क्वेश्चन आंसर राउंड, क्योंकि जनता हमारे क्वेश्चन आंसर राउंड के लिए हमेशा वेट कर रही होती है। मैं नहीं चाहती कि मैं और कहानियों की, किस्सों की बातें करूं और उनको वेट कराऊं, क्योंकि ये वाली कहानी जो हम आपसे सुनने वाले हैं आपकी जर्नी की, वो ऑलरेडी उनके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। तो स्ट्रेट अवे मूविंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन। हर काम करने के लिए हमें कोई किक, कोई मोटिवेशन चाहिए होता है। तो डेफिनेटली आपकी 20 ईयर्स प्लस की जर्नी है और आप एक राइजिंग स्टार हैं इस टाइम पे, एक उभरता सितारा है पॉलिटिक्स का। तो आपके लिए भी कोई ना कोई मोटिवेशन, कोई ना कोई किक तो ज़रूर रही होगी देश के लिए इतने निस्वार्थ भाव से, बिना कुछ एक्सपेक्ट करे इतना काम करने के लिए। डेफिनेटली हम हमारे पेरेंट्स का सपोर्ट तो निस्वार्थ भाव से ही करते हैं और बिना किसी एक्सपेक्टेशन के करते हैं, पर देश की इतनी सेवा जो आपने की 20 ईयर्स से, तो आपने कैसे ज्वाइन किया पॉलिटिक्स को या एक सोशल फ्रंट को, या देश के लिए इतना काम करने के लिए आपने कैसे मोटिवेट हुए आप? सभी को नमस्कार। यशिका जी, आपको भी बहुत धन्यवाद, आप आए। जो जर्नी है वो अपने आप में कि 20 साल बहुत लंबा सफ़र हो जाता। 2003 में जब पहला इलेक्शन आदरणीय रामवीर सिंह बिधूड़ी जी लड़ रहे थे, तो उस समय से मैंने बदरपुर क्षेत्र की कमान संभाली चुनाव में, उसमें मेहनत करी और मैं देखता था उनको काम करते हुए, जिस तरीके से निस्वार्थ लोगों की सेवा वो करते हैं। बस एक ही मोटिव उनका रहता है कि अगर उनको कभी भी कोई पावर मिले तो सिर्फ काम करे। अगर 4 बार उनको विधायक बनाया तो मैं देख सकता था कि किस तरीके से उन्होंने जनता की सेवा करी है। तो मैं उनको बचपन से, जब किसी को देखते हो ना, तो मन के अंदर भावना आती है सेवा की, कि मैं भी कुछ ना कुछ ऐसा ही करूं कि जैसे लोग उनसे मिलते थे उनका सम्मान करते थे। तो मेरी भी यही कोशिश थी कि मेरा भी सम्मान जो लोग आए ऐसा ही करें। तो जर्नी अपने आप में, जब आप अच्छा काम करते हो तो जर्नी लंबी भी हो जाती है और उस जर्नी के बारे में आपको पता भी नहीं चलता है।
तो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली हमारी मोटिवेशन का एक ज़रिया रहते हैं। और रामवीर जी को ही जर्नी को अगर मैं देखूं तो इस वक्त उनकी जो उम्र है और उनका जो तजुर्बा है उन्हें कोई मैच नहीं कर सकता उस हिसाब से। तो एक इतने बड़े मोटिवेशन के स्तोत्र के साथ आप 20 साल रहे, तो अब इसको हम क्या बोले, राजनीति अपने आप में एक फील्ड ही ऐसी है जिसको आप दूर से देखो या नज़दीक से एक्सप्लोर करो, वो आपको ज़रूर बहुत कुछ सिखाती है। और आप तो इसके अंदर उनके साथ रहे हैं, आपने इतना काम किया है और इस समय आप एक उभरता सितारा बन के हमारे सामने खड़े हैं। मैं आपकी इंस्टाग्राम रील्स और पोस्ट्स और सोशल मीडिया रेगुलरली फॉलो करती हूँ और मैं देखती हूँ कि जिस तरीके से आप अपना काम करते हैं और जिस तरीके से आप लोगों के सामने एक फेस बन के इस समय आए हैं, और जो आपकी स्पीचेज़ हैं वो सब कुछ हमें बहुत इंस्पायर करती है। तो अब इसे राजनीति कहें या राज करने की नीति कहें, हमारे सवालों के सिलसिले में मेरा अगला सवाल है कि राजनीति से आपने एक बहुत बड़ी चीज़ क्या सीखी है जो आप जनता को बताना चाहेंगे? राजनीति में तो सिर्फ अगर आप काम करते हैं और सच्चे दिल से काम करते हैं तो आपको पूरा सम्मान मिलता है। क्योंकि आदरणीय बिधूड़ी जी जब रहे विधायक तो उन्होंने काम करे, और 2020 में मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि पूरे दिल्ली के अंदर आम आदमी की लहर थी, और हमारे विधानसभा के अंदर 2020 में जो हमारा क्षेत्र है वो 95% लोग यहाँ पे निचले उसके गरीबी उस पे आते हैं। पर उनको ये पता था कि खाली एक ही इंसान है रामवीर सिंह बिधूड़ी जी जो काम कर सकते हैं। जब 2020 में उन लोगों ने फिर जिता के सम्मान दिया तो मुझे लगा कि हाँ, कि लोग जो जनता है वो कहीं ना कहीं विकास को देखती है। उस समय एक तरफा, मतलब हमारे यहाँ पे लोकसभा में 10 सीटें हैं, 10 सीटों में खाली एक विधानसभा हम जीते। और जब आप सच्चे दिल से सेवा करते हैं तो जो बेचारा गरीब आदमी यहाँ पे आके बसा हुआ है, पूर्वांचल से है, उत्तरांचल से है, जो भी लोग बाहर से आके बसे, उनके दिलों में आदरणीय रामवीर सिंह बिधूड़ी जी की ऐसी छवि है कि हाँ, ये विकास करने वाले हैं और विकास करते हैं। और आपकी विधानसभा को बेस्ट विधानसभा का अवार्ड भी मिला था। हाँ, वो तीसरी विधानसभा में आदरणीय रामवीर सिंह बिधूड़ी जी को, शीला जी की सरकार थी उस समय, बेस्ट एमएलए का अवार्ड मिला उनको। और आने वाले भविष्य में अब लोकसभा के प्रत्याशी हैं आदरणीय मोदी साहब के, तो वो इतना काम करेंगे कि बेस्ट एमपी का अवार्ड भी ज़रूर मिलेगा उनको। ज़रूर मिलना चाहिए, ही डिज़र्व्स इट। और अभी एक चीज़ जो हमने सीखी कि जब आप डिग्निटी के साथ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साथ लेके और लोगों के लिए, लोगों के बीच में जाके काम करके दिखाते हैं तो राजनीति में आपको पूरा पूरा सम्मान मिलता है। और ये एक हमारी हो गई आज के एपिसोड की टिप नंबर 1 कि आपकी जर्नी से, मतलब रामवीर जी और आपकी जर्नी से लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं चाहती हूँ कि जितना देश का हमारा युवा है वो आपकी बातों को सुन के मोटिवेट हो, और अगर किसी को अपना फ्यूचर दिखता है लोगों की सेवा करने में, लोगों के बीच रहने में, उनके लिए काम करने में, तो वो बिल्कुल भी उस बारे में दो राय ना रखे और डाउट ना रखे और सोचे ना, और लोगों के बीच में आए और उनके लिए काम करे। और मेरी यही आशा है कि अगली बार मैं आपको भी लोगों के बीच में आता हुआ और इलेक्शन कंटेस्ट करता हुआ देखूँ। तो क्या हम ऐसा कुछ सोच सकते हैं कि आप भी आएंगे राजनीति में? नहीं, वो तो ऊपर वाले ने अगर मेरे यहाँ पे लिखा हुआ है तो मैं ज़रूर आऊँगा, नहीं लिखा तो मुझे नहीं पता। हाँ, पर बचपन से ये ख्वाहिश है कि कुछ ना कुछ ऐसा करके जाएं कि लोग हमें याद करें, चाहे मैं राजनीति में आके काम करूं, चाहे सामाजिक उस पर। और सामाजिक तौर पे मैं कर रहा हूं। 2017 में एक ऐसा संगठन बनाया जो सिर्फ शहीदों के लिए समर्पित है, निस्वार्थ। 25,000 किलोमीटर की यात्रा, 95 दिन और 29 राज्यों में। जब मैंने संगठन बनाया, तो जब आप संगठन बनाते हो तो संगठन में कितने लोग होते हैं? मैंने तो बनाया, बनाने के बाद ही प्लान कर लिया कि पूरे देश में जाएंगे उन शहीदों के लिए सम्मान में। जैसे शहीद आज़म भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी ने देश के लिए, और जब अंग्रेज़ों को जगाना था तो उन्होंने एक पार्लियामेंट में बॉम्ब फोड़ा था कि लोगों को जगाए, चाहे हिंदुस्तान के लोग हैं चाहे अंग्रेज़ हैं, जो बहरी गूंगी सरकार थी उस समय की। तो मेरे अंदर ये भावना थी, मैं उनके लिए जो निस्वार्थ चले गए। अब बताइए, वो 23 साल के, 22 साल के सिर्फ शहीदों के, मतलब फांसी पे झूल गए। जब मैं उनके बारे में पढ़ता तो अंदर से एक भावना आती थी, मैं कुछ ना कुछ ज़रूर उनके लिए करूँगा। और मैं आपको सच्चे दिल से कह सकता हूँ कि एक ऐसी यात्रा अपने आप में हो जो ऐतिहासिक यात्रा। मैं आपको ये कह सकता हूँ, मुझे ये तो नहीं पता कि 1947 से पहले कोई ऐसी यात्रा हुई, चाहे सेना के सम्मान में, शहीदों के सम्मान पर। उसके बाद मेरी पहली ऐसी यात्रा थी कि मैं सिर्फ उन राज्यों में गया, 29 राज्यों में जाकर मैंने उन शहीदों के लिए, मुझे 2 शब्द, बड़ी 2 लाइन बड़ी याद आती है। मैंने कहीं में पढ़ा था कि दिल से निकलेगी ना मरकर वतन की उल्फत, मेरे मिट्टी से भी खुशबू वतन आएगी। तो मैं सोचता था कि वो ऐसे ऐसे शहीद हुए जो जाने के बाद भी कहते थे कि अगर मेरी मिट्टी से भी खुशबू आए तो मेरे वतन क्या है। तो मैं उनकी मिट्टी लेने के निकल गया पूरे देश में, और वहाँ मैंने मिट्टी ली। मैंने सारे उन जितने शहीद हुए हमारे 29 राज्यों में, जो हमने एक रूट प्लान बनाया, उस रूट प्लान के अंदर हम तहत गए। और कहीं भगत सिंह जी के, राजगुरु सुखदेव, जितनी भी महान आत्माएं हुई,
मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ से मैंने उनके चरणों से मिट्टी ली, उनकी समाधि से मिट्टी ली। कभी भविष्य में मुझे मौका मिला तो उनके सम्मान में एक सुंदर समारोह बनाऊंगा कि कम से कम जो बाहर वाले हैं वो कहेंगे जो दिल्ली वाले हैं वो दिल वाले हैं और शहीदों का सम्मान करते हैं। और मुझे बड़ा सम्मान उसमें मिला यात्रा में। और उस संगठन के माध्यम से आज मैं कहीं जाता हूँ तो मुझे कुछ कहने का मौका मिलता है कि मैं पहला ऐसा हूँ कि मैं कम से कम, अब ये मुझे बताइए, मैं राजनीति में हूँगा, आपसे वोट मांगूंगा तो कहीं ना कहीं आप लोग हैं यहाँ पे। मैं जब यात्रा पर गया वो तो लोग थे ही नहीं, जो सेना में शहीद हुए वो नहीं थे, जो हमारे स्वतंत्र सेनानी शहीद वो नहीं थे। मैं तो खाली उनकी एक मिसाल लेके निकल गया था और एक मिसाल दोनों मैंने दी। कुछ लोगों ने बोला कि साहब जो आप यात्रा कर रहे हो कुछ पॉलिटिक्स की यात्रा है आपकी, आप देश के लिए नहीं कर रहे हो। लोग क्वेश्चन पूछते थे मुझसे, तो मैंने उनको यही बोला कि अगर मुझे कोई पॉलिटिकल यात्रा करनी होगी तो मैं अपने दिल्ली के अंदर करूँगा, बदरपुर में करूँगा, या जहाँ से मुझे करना है। जहाँ मुझे कोई जानता नहीं था मैं तो वहाँ निकल गया। और मैं सच्चे दिल से आपको कह सकता हूँ कि मेरी इस यात्रा में विपिन रावत साहब हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने इस तरीके का मुझे सम्मान दिया कि सेना का सम्मान मिलना बहुत बड़ी बात होती है। हमारे संगठन को रेड कारपेट बिछाया गया, जिस कैंप्स में हम गए हमारे संगठन के सभी लोगों को साथ, एक कहता है ना कि जैसे ये देश के लिए उन्होंने तो किया, शहीदों ने, वो ऐसे हमारा सम्मान करते जैसे हमने भी देश के लिए कुछ करा है। एक गौरव मिला। और आज मैं जाता हूँ आदरणीय बिधूड़ी जी के लिए जहाँ भी वोट मांगने जाता हूँ तो मुझे जब कहने का मौका मिलता है मैं ज़रूर बताता हूँ कि रामवीर सिंह बिधूड़ी जी को तो 52 साल हो गए राजनीति में और सेवा में लगे हुए हैं। मैं अपने बारे में इसलिए बताता हूँ कि कम से कम लोगों को ये रहे कि जो उनके परिवार वाले हैं वो भी कुछ ना कुछ देश के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और जब लोगों को बताता हूँ तो उनके दिल से भावना ज़रूर आती है कि हाँ, जो उनका परिवार है वो सच्चे दिल से लोगों की सेवा कर रहा है। बिधूड़ी जी तो उनकी सेवा करें जो है, मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ जो इस दुनिया में नहीं है। और मुझे बड़ा सम्मान मिला उस यात्रा में। तो इसमें मैं एक ही चीज़ कहूँगी, हमारा जो कल्चर है, जो हमारा हिंदू रिलीजन है, जो हमारा कई जनरेशन टू जनरेशन, कई पीढ़ियों से, इतने सालों से, जो साल तो नहीं पीढ़ियाँ कहूँगी मैं इसको, जो चला आ रहा कल्चर है, वो भी हमें यही सिखाता है कि जब भी आप यात्रा पे निकलते हो, एक बार राम जी निकले थे यात्रा पे, 14 वर्षों का वनवास था, तो उन्होंने भी मतलब जो हमने रामचरितमानस पढ़ी है, हमने कुछ भी पढ़ा है उनकी लाइफ में, तो उसमें भी यही चीज़ कही गई है कि धर्म की यात्रा पे, और अगर आप किसी को सम्मान देने की यात्रा पे, और अगर आप कुछ सीखने की भावना से यात्रा पे निकलते हैं तो वो यात्रा ज़रूर सफल होती है और उससे आपको इतना सम्मान मिलता है, इतना कुछ सीखने को मिलता है जिसकी कोई गिनती नहीं है। और फिर अब एक एग्जाम्पल जीता जागता हमारे सामने मोदी जी भी हैं कि एक अकेला निकला था उस समय पे, अपने हाथ में मतलब कुछ नहीं लिए, सारा कुछ वो छोड़ के निकले थे एक अकेले, और आज देखिए वो कहाँ पर हैं। उन्होंने बस लोगों के लिए, जन जन के लिए काम किया। और एक वो राम जी थे और एक हमारे रामवीर जी हैं, उन्होंने भी इतने वर्ष तक लोगों के लिए काम किया। और एक आपकी भी जर्नी मैं कहूँगी कि 20 वर्षों से आप लोगों के बीच हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो किसी ना किसी दिन ज़रूर मैं आपको एक ऐसे मुकाम पे देखूँगी जहाँ पे मैं कहूँगी कि एक बार मैंने इनका इंटरव्यू लिया था, मैं इनके साथ बैठी थी और इनकी जर्नी मैंने आप तक पहुँचाई थी, और बहुत गर्व से वो बात मैं लोगों तक कह रही होंगी उस टाइम पर। नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि ऊपर वाला शायद मुझे मौका दे। मैंने बोला जर्नी में जब मैं गया था यात्रा में, मैं बोल के आया था कि मुझे ऊपर वाला ऐसा मौका दे, मेरी कलम के अंदर ताकत हो, मुझे कोई भी फैसला लेना पड़े तो मैं फैसला ले सकूं। ऐसा नहीं कि मुझे इंतज़ार करना पड़े। मैंने बोला कि लोग बोलते हैं आप राजनीति में आना चाहते हो, मैं कि अगर मुझे आना हुआ और ऊपर वाले ने मुझे शक्ति दी तो मैं जो शहीदों के लिए करना चाहता हूँ, सेना के जवानों के लिए करना चाहता हूँ, मैं अपनी कलम से कर दूँ, इंतज़ार ना करना पड़े मुझे। और उसी यात्रा के तहत, यात्रा तो मैंने की मैं आपको ज़रूर बताता हूँ कि जब आपने जैसे बोला कि जैसे भगवान राम की यात्रा थी, जब भगवान राम थे, पहले भगवान राम थे, जब यात्रा से आए तो पुरुषोत्तम राम के रूप में वापस लौटे। जिन्होंने भी जो यात्रा करी उनसे बहुत कुछ सीखा है। और मैंने तो पूरे देश में गया, मेरे पास तो ना कोई पद था, ना कोई मेरे पास कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा कि हाँ एक मेरा संगठन था कि जहाँ मैं जाऊँगा लोग खड़े होंगे, पर लेकिन ये बता सकता हूँ कि उन शहीदों का जो सम्मान लोगों के दिलों में मैंने देखा। जहाँ जाता था हज़ारों लोग वहाँ पे आते थे, हज़ारों लोग मुझे इस तरीके से मेरा सम्मान करते थे जैसे मैं देश को मैंने आज़ादी दिलाई है, जैसे मेरे परिवार वाले कोई ना कोई देश की आज़ादी के लिए लड़े हैं और बलिदान हुए हैं, पर मुझे बड़ा सम्मान मिला। एक चीज़ और मैं आपको बताऊँगा कि जब आप सच्चे दिल से कुछ ना कुछ करना चाहते हो ना, कुछ ना कुछ ऐसी हो जाती है जो स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाती है। मेरी ये यात्रा लिखी जाएगी कि जहाँ जहाँ मैं गया लोगों के दिल में एक छाप ज़रूर छोड़ी। एक और काम मेरे संगठन ने किया, मैं ज़रूर बताता हूँ, क्योंकि जो असंभव कार्य होते हैं ना वो शायद ऊपर वालों ने लोगों पे छोड़े होते हैं। शायद पिछले जन्म में मैंने कुछ ऐसा कर्म करा होगा, तो इसलिए शायद ये 2 काम, एक यात्रा मुझसे करा दी। मैंने कभी भविष्य में नहीं सोचा कि बचपन में कोई सोचता कि हाँ मुझे ऐसा करना है। संगठन बनाया, ऊपर वाले ने एकदम सोच दी भी यात्रा करो, मैंने यात्रा स्टार्ट कर दी। यात्रा बहुत
सम्मान से हुई। 95 दिन आप घर से बाहर रहना आप अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज मैं बोलूँगा तो सोचना पड़ता है मुझे कि आप 5 दिन के लिए बाहर जाते हो। अभी चुनाव चल रहा है, चुनाव होते होते 25 तारीख तक 84 दिन हमें हो जाएंगे, पर रोज़ एक नया टास्क है और एक नया वो रहता है। पर उन 95 दिन के अंदर मुझे कोई टास्क नज़र नहीं आया। मुझे लोगों में ऐसा नज़र आता, जहाँ जाता तो लोग ऐसे खड़े होते थे। यात्रा हुई, उसके बाद कोई एक शहीद परिवार में से जुड़ गया। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ आपके इसमें कैमरे में रहनी चाहिए और लोगों को पता होना चाहिए। जब आप अच्छे दिल से और सच्चे दिल से काम करते हैं ना, तो सब लोग आपसे जुड़ जाते हैं। और मेरे साथ उस यात्रा में सारे उस शहीदों की आत्मा मेरे साथ चल रही थी, मुझे ऐसा लगता है। मैं चाईबासा से निकला रात को, जो नक्सलाइट एरिया है, पर हमारे ना रथ को कुछ हुआ ना हमारी यात्रा में कुछ हुआ। एक 2018 में यात्रा में ही मथुरा से झंडीपुर गांव से हमारे एक शहीद हुए थे बबलू सिंह जी, उनके भाई सतीश एडवोकेट साहब, वो मुझसे मिले। उन्होंने मेरी यात्रा का सम्मान करा। कुछ समय बाद, यात्रा के बाद मुझसे मिले कि साहब मैं चाहता हूँ कि मेरे जो शहीद हुए मेरे भाई बबलू सिंह जो कश्मीर के अंदर, उनके सम्मान में एक ऐसा काम हो जाए कि आने वाली पीढ़ियाँ उन शहीद तो हुए हैं पर उनको भी याद करें। एक छोटी सी उनकी स्मारक है 250 गज की, उनके गांव झंडीपुर गांव के अंदर। तो उन्होंने जब बोला कि मैं चाहता हूँ कि एक टैंक लगाया जाए, तो अपने आप में एक ऐसा था कि टैंक लगाया जाए। तो मैंने बोला टैंक कैसे मिलेगा, आर्मी किसी को टैंक ऐसा देती नहीं है, ना सरकार देती है। कह रहा अगर आप कुछ शुरुआत करेंगे तो शायद कुछ हो जाए, कि आपने यात्रा की इतनी बड़ी तो शायद कुछ हो जाए और आपके साथ कहीं ना कहीं लोग जुड़े हुए हैं। तो मैंने उनसे बोला कि आप शुरुआत करो, हम कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। उन्होंने शुरुआत करी, बड़ी मेहनत की, कुछ चीज़ें हो रही थी, कुछ चीज़ नहीं हो रही थी। जहाँ ज़रूरत उनको मेरी पड़ी, मैंने उनको पूरी अपनी ज़रूरत के हिसाब से जहाँ जाना था मैं गया। कुछ समय बाद उनका फ़ोन आता है, साहब जो टैंक, युद्ध टैंक T-55 1971 का टैंक उनको अलॉट हो गया। तो मुझे इतनी खुशी मिली, मैं यहीं बैठा हुआ था, इसी ऑफिस में बैठा हुआ था, मेरे पास फ़ोन आया कि साहब वो अलॉट हो गया टैंक, अब उसको लेके आना है। तो उन्होंने इश्तिहार दे दिया था उसके अंदर, जैसे आप डाल देते हैं अपने सोशल मीडिया पे, दे दिया उन्होंने। तो जब मैंने इश्तिहार देखा तो मैंने कहा कि इश्तिहार को वापस लीजिए। जो शहीद बबलू सिंह जो शहीद हुए हमारे देश के लिए हुए, कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ते लड़ते हुए हैं, कम से कम उस शहीद की शहादत को ना ऐसे किसी के सामने आप मत नीलाम मत करो। जो भी खर्चा आएगा, अपने नासिक से उसको लेके आना था, नासिक कंट्रोलमेंट एरिया से उस टैंक को हम लेके आएंगे और हम उस पूरे रास्ते जैसे हमने यात्रा की थी उसी यात्रा की तरह हमने पूरे, आप ग्वालियर बोल लीजिए, मुरैना बोल लीजिए, जो बीच में मथुरा था, सारे जितने पॉइंट्स मिले उसमें इस तरीके से हमारा स्वागत किया लोगों ने कि जैसे उस टैंक को, जैसे 1971 में वो टैंक यूज़ हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ, जब वो युद्ध जीत के आया था, तो उस तरीके का सम्मान हमें लोग दे रहे थे। और हमें वो सम्मान वो टैंक लगाकर उनके परिवार ने दिया। हमने वो टैंक 1971 का टैंक आज झंडीपुर गाँव मथुरा के पास है, आप ज़रूर जाएँ देखने के लिए। आज वो टैंक उन शहीद के स्मारक पे खड़ा हुआ है। तो मुझे भी एक अंदर से दिल में एक खुशी होती है कि मैंने भी 2 ऐसे काम करे शहीदों के सम्मान में, कि आज मैं आपके इंटरव्यू में बैठा हुआ हूँ शेर जी आपके साथ, तो मैं कम से कम मेरे पास कुछ है तो सही। पॉलिटिक्स के पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पॉलिटिशियन जो होता है, मेरे पास तो सिर्फ एक मेरा संगठन है और आदरणीय बिधूड़ी जी के जो काम है। मुझे यहाँ विधायक प्रतिनिधि बना रखा है उन्होंने, जो सारे कार्य मैं देखता हूँ और आगे भविष्य में भी यही कोशिश होगी, जो कार्य उनके लोकसभा में होंगे उनका भी कहीं ना कहीं मैं प्रतिनिधि करूँगा मैं जी। तो अब इस पे मैं एक ही बात कहूँगी कि ये जो लोग हैं ये सम्मान डिज़र्व करते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो हम बहुत लकी हैं कि हमने 1947 जैसी चीज़ देखी नहीं, या ना हमने वो वॉर का एरा देखा, क्योंकि मैं कहूँगी कि बहुत यंग हूँ, मैंने सीधा इंडिपेंडेंट इंडिया, एकदम परफेक्ट, एकदम सेटल्ड इंडिया का सूरज देखा। और वो इन्हीं सिपाहियों की वजह से देखा जिन्होंने हमको ये आज़ादी दिलाई है। और दूसरा आर्मी वाले, आर्मी की वजह से आज हम रात को बिना कुछ सोचे वो एकदम टेंशन फ्री एक चैन की नींद सोते हैं, अगले दिन उठते हैं, नॉर्मल अपनी लाइफ के लिए निकल जाते हैं। पर उनके लिए हर दिन एक जंग है, हर दिन एक लड़ाई है, हर दिन उनको सुरक्षा के सारी व्यवस्था को देखना पड़ता है, बॉर्डर पे एकदम अपनी जगह पे खड़े रहना पड़ता है, अपने स्थान पे एकदम केयरफुली वो सब कुछ मॉनिटर कर रहे होते हैं, तभी आज हम अपने घरों में इतना सुरक्षित बैठे हैं। और तीसरी चीज़ मैं यही कहूँगी कि आपकी इस कार्य के लिए, आपकी इस जर्नी के लिए मैं आज इतना प्राउड फील कर रही हूँ। यहाँ बैठे हुए भी मुझे जो फील हो रहा है, मैं कहूँगी कि नहीं, मैं एक ऐसे इंसान के साथ बैठी हूँ जिसने देश के लिए, जिसने देश के लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। उनके पिताजी ने तो ऑफकोर्स किया ही किया है इन द लास्ट so many years of his journey, पर आपने भी जो किया है, I am really glad कि I am sitting here and taking your interview. Now straight away taking it to our next question.
सबकी एक पर्सनल लाइफ होती है, एक प्रोफेशनल लाइफ होती है, एक जो हम घर के बाहर काम करते हैं, एक जो हमारी लाइफ घर के अंदर होती है। डेफिनेटली पॉलिटिशियंस की भी होती होगी जो राजनीति से जुड़े हैं, सोशल वर्कर्स की भी होती होगी आपकी तरह जो बाहर लोगों के बीच रहते हैं, उनका काम करते हैं। तो रामवीर जी के साथ इस इलेक्शन के दौरान या किसी भी इलेक्शन के दौरान आप 24/7 इंडल्ज रहते हैं, हमेशा बाहर रहना होता है। और सोशल वर्क में भी जैसे आपने यात्रा करी, सब कुछ किया, आप इतने दिन तक अपने घर से अलग बाहर रहे। तो हम लोग तो एक पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस बना लेते हैं, पर आप स्पेसिफिकली, आप लोग जो हमेशा तत्पर रहते हो अपनी ड्यूटीज़ पे, आप लोग एक पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ का बैलेंस कैसे बनाते हो, चाहे वो फैमिली के साथ टाइम देना हो या कुछ भी करना हो? अब समय तो ऐसा हो जाता है, मैं क्या बताऊँ इशिका जी, जब 95 डेज़ के लिए यात्रा पर गया तो मैंने बताया नहीं था घर पे। उनको बाद में मालूम चला कि हाँ 95 डेज़ के लिए बाहर जाने वाले हो। तो वाइफ ने बोला कि भाई बताया क्यों नहीं? तो मैंने कहा अगर बताऊँगा तो शायद ये मैं यात्रा ना कर पाऊँ, मैंने नहीं बताया। और जो दिल के अंदर भावना होती है तो कहीं ना कहीं आपको समय भी निकल जाता है। और पॉलिटिकल फैमिली है, उनको मालूम है कि वो देखते आए कि हाँ आदरणीय बिधूड़ी जी है, पापा हैं, वो जिस तरीके से वो कार्य करते रहते, इसलिए हमारे घर में कभी ऐसा नहीं रहा कि भी समय का ये रहा। उनको मालूम है कि जो इनका प्रोफेशन है यही है, लोगों की सेवा है। और उनको भी खुशी होती है क्योंकि खुद वो जो मेरी वाइफ हैं वो उनके फादर MLA रहे हैं कालका से, तो उनका भी एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, तो कभी ऐसी दिक्कत नहीं आई। हाँ बच्चों को थोड़ा सा रहता है, फैमिली को रहता है, पर वो धीरे धीरे लोगों को समझ में आ जाता है कि हाँ जो लाइफ है इनकी सेवा के लिए है। और वो ज़रूरी भी है कि अगर हमें चुना गया है तो ऊपर वाले ने हमें चुना है कि आपको सेवा करनी है, आपको बिज़नेस करना है, आपको ये करना, तो ऊपर वाले ने हमें अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। और हमारी तो पर्सनल लाइफ रहती नहीं कुछ भी, हम अपने परिवार की शादी में जाना मुश्किल हो जाता है कि कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ताओं की शादी होती है, वहाँ जाना होता है, वो ज़रूरी होता है कि अगर घर में मेरे कोई कज़न की शादी है और मेरे किसी ऐसे कार्यकर्ता की शादी जो मेरे साथ दिन रात इलेक्शन में है, तो मुझे वहाँ जाना ज़रूरी हो जाता है कि मैं वहाँ जाऊँ और वहाँ बाद में जाऊँ। तो अपने आप धीरे धीरे फिर लोगों को अब तो ये 20 साल से देख रहे हैं, बिधूड़ी जी तो 53 साल से देख रहे हैं, तो अपने आप एडजस्टमेंट हो जाती है अब तो। ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर दैट, क्योंकि जैसे कुछ लोग जब एकदम मैं देखती हूँ लोग ना ऐसे ही कह रहे थे कि ये लोग करते क्या होंगे। मैं उन्हें कहती हूँ कि यार तुम्हें नहीं पता कि कितनी स्ट्रगल है, उनको हमेशा कहीं ना कहीं बाहर रहना पड़ता है। उनकी पर्सनल लाइफ इसकी वजह से ऐसी हो चुकी होती है कि वो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्योंकि जब मैंने पापा को देखा था, मतलब जैसे मेरे पापा भी काफ़ी रहे हैं एक्टिव, मैं उतना तो नहीं कह सकती कि उस लेवल का रहे होंगे, मतलब बट साइड में भी एक तरीके से रह के एक सोशल वर्क करना मैं देखती हूँ कि यार मैंने देखा है कि पूरा दिन जो मतलब शेड्यूल्स होते हैं, चाहे फिर वो रामवीर जी का शेड्यूल ले लें या किसी का भी शेड्यूल ले लें, वो हमेशा कहीं ना कहीं सोशली रहेंगे। कार्यकर्ता के यहाँ पे शादी हो गई, कोई बीमार हो गया, किसी की फैमिली को ज़रूरत है, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो गई है, पब्लिक प्रॉब्लम हो गई है, वहाँ पे डील करने के लिए जाना होगा, अभी ऑफिस में, अभी मीटिंग में, तो उनका कोई ठिकाना नहीं रहता कि वो कहाँ है, वो पूरा दिन काम करते हैं। नहीं बिल्कुल। अब यशिका जी 3 समय से समय मांग रही थी कि समय मिल जाए, फादर का समय मिल जाए, पर हो नहीं पा रहा था। और पॉलिटिकल की जो लाइफ है ना, उसका समय वो नहीं है। अब सुबह 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक कोई समय नहीं है। बिजनेसमैन कोई होता है वो सुबह 9 बजे निकलेगा, 5 बजे घर पे आ जाएगा। हमारा तो कोई समय नहीं है, शाम का अलग हो सकता है, दिन का अलग, दिन में मीटिंग्स हैं, शाम को कुछ और काम है, मतलब 24 आवर्स काम करते हैं। जैसे मोदी साहब हैं सिर्फ 4 घंटे सोते हैं देश के लिए, क्योंकि उनको तो पूरा देश संभालना है। हमारे पास तो खाली बदरपुर था, और आने वाले समय में तो लोकसभा आने वाली है। जैसे आपने बताया 10 नंबर 1, तो मुझे लगता है शायद ऊपर वाले ने जो आपका एपिसोड है 10 नंबर जो आया है, और जो हमारी लोकसभा में जो लोगों का एक वो है पूरे दिल्ली के अंदर की, जो पहली ऐसी लोकसभा है जो हम जीतने वाले हैं, जो लोगों का जो आता है कि हाँ सबसे ज़्यादा वोटों से भी और आने वाले समय में काम से भी हमारी विधानसभा और हमारी लोकसभा नंबर 1 पे रहेगी। और यही मेरी कामना है कि आप लोग हर जगह नंबर 1 पे रहें। रामवीर जी नंबर 1 पे रहे ही हैं, मैं चाहती हूँ कि अब आप जो राइज करें आप भी नंबर 1 पे रहें। इस बार के इलेक्शंस में भी हम नंबर 1 पे रहे और हम हमेशा ही नंबर 1 पे ही रहे। और ये एपिसोड को मैं स्पेशल बनाना चाहती थी। एकदम से मेरा ध्यान है, मैं सुरेंद्र जी से बात करती हूँ, शायद आज हमारे को समय मिल जाए और ये एपिसोड पे मैं उनको लेके आ सकूँ। ये माइलस्टोन जो हमारा एपिसोड है 10 नंबर का, एक जो एक ये मुकाम 10 मेरे लिए बड़ा स्पेशल है इस वजह से भी। तो अब इस स्पेशल एपिसोड को आगे लेके जाते हुए एपिसोड को अब थोड़ा सा लाइट बनाते हैं जनता के लिए। जनता भी सोच रही होगी कि हम कब से एक एकदम सीरियस मोड में हैं और हम एकदम अच्छे सीरियस मुद्दे ले रहे हैं, अब थोड़ा सा उनके लिए फ़न बनाते हैं। एक फ़न क्वेश्चन, आपके
चाइल्डहुड या कॉलेज डेज से रिलेटेड कोई भी एक ऐसी फन मेमोरी जो आपको याद आती हो और आप शेयर करना चाहते हो? मेमोरी तो मुझे एक याद आती है कि मैं जब फर्स्ट क्लास में था, तुगलकाबाद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था मैं। मेमोरी ने एक इंसिडेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं फर्स्ट से लेकर थर्ड तक मैं फर्स्ट आया करता था स्कूल के अंदर। उसके बाद मुझे हॉस्टल में डाल दिया गया। CSK में हमारा हॉस्टल था छतरपुर सतबड़ी के अंदर। अब यहाँ पर तो हिंदी में था सारा कुछ, फर्स्ट से लेकर थर्ड तक हमारा जो यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल था। मैं फर्स्ट आया करता था, बहुत अच्छी पढ़ाई थी उसमें। उसके बाद जब मुझे हॉस्टल में डाल दिया गया तो एजुकेशन में सारा कुछ जो जितने सब्जेक्ट्स थे वो सारे इंग्लिश के अंदर। वो जो स्कूल था वो हमारे कर्नल सत्संगी का स्कूल था, तो उनमें कोई फेल होने का था ही नहीं, सिर्फ आप थर्ड से फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ वो होता चला गया। तो मेरे एजुकेशन का जो मेरा एक पार्ट था ना वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैप्स हो गया मेरा। उसकी वजह से जो मेरा कोई हाथ देखता हुआ कहता कि अरे साहब आपके तो बड़ी लंबी लाइन है एजुकेशन की, इसमें तो बड़ा ये है। तो मैं बोलता मैं कुछ ज़्यादा तो पढ़ा नहीं। हॉस्टल के बाद कुछ स्कूल गया, स्कूल के बाद तो मैंने पूरा कॉलेज भी नहीं कर पाया। हाँ, पर ये था कि कुछ ना कुछ ऐसा करके जाऊं उन बच्चों को। ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास एजुकेशन में CA बन जाऊं, IAS बन जाऊं, IPS बन जाऊं या मैं बड़ा पॉलिटिशियन बन जाऊं, पर यह था कि मैं जिस पद पे भी रहूं एक आम आदमी की तरह रहकर भी एक ऐसा माइलस्टोन खड़ा करना चाहता हूं कि कुछ ना कुछ लोग उस माइलस्टोन को सोचें कि हम इसको भी क्रॉस करें, चाहे मेरी यात्रा के लिए, चाहे सेवा के लिए, चाहे कोरोना काल के अंदर हमारे संगठन के, अगर आप बदरपुर में जाएंगे तो पूरे कोरोना काल के अंदर हमारे संगठन ने दिन रात काम करा और भविष्य में भी मतलब एक अंदर सेवा ही है। मैं किसी पद पे बिना रह के सेवा करने का ज़्यादा मुझे वो रहता है कि पद के साथ तो सभी कर लेते हैं। आदरणीय बिधूड़ी जब MLA होते हैं तो कहते हैं आपका तो ये कर्तव्य बन जाता है। अगर मैं संगठन के माध्यम से सेवा कर रहा हूँ तो मेरा कर्तव्य नहीं बनता, मैं कर रहा हूँ, मेरी इच्छा है, मैं अपनी इच्छा से कर रहा हूँ और लोग उसमें मुझे ज़्यादा सम्मान देते हैं। अब यहाँ पर हम बहुत काम करते हैं आदरणीय बिधूड़ी जी, कुछ ना कुछ काम रह भी जाते हैं, पर तब भी हमारे विधानसभा में आदरणीय बिधूड़ी जी 93 में इलेक्शन जीते, फिर 98 में लूज़ कर गए हम, फिर 2003 में जीते, फिर 8 में लूज़ कर गए। तो जो मेरे संगठन बनाने का जो मेरा सपना था, सोच था, मेरे वहीं से आई कि मैं एक ऐसा संगठन बनाऊं जिस संगठन को मुझे कुछ पद से ना हटा सके। 5 साल मुझे कोई बैठाएगा, मुझे गद्दी से हटा देगा तो शायद मैं वो देश के लिए ना कर पाऊँ। तो मैंने संगठन बनाया कि चलो भाई संगठन बनाएंगे, इस पद से मुझे कोई नहीं हटा सकता और उसमें निरंतर मैं काम करता रहूँगा मैं अपना। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बचपन की तो चीज़ें अब याद ही नहीं रहती। अब इस यात्रा की बहुत सारी चीज़ें हमें याद रहती हैं क्योंकि वो भी है। अब हम 95 दिन के लिए निकले। फनीस्ट क्या चीज़ है कि आप कितने कपड़े लेके जा सकते हो, एक लिमिटेड कपड़े ले जा सकते हो। आप 4 दिन के जाते हो तो आप कम से कम एक सूटकेस लेके जाते हो बड़ा एक। अब 95 डेज़ के लिए आप कितना सूटकेस ले जा सकते हो? नहीं, हमने 10 जोड़ी कपड़े डाले। अब हमें यात्रा करनी, हमें सुबह 4 बजे उठना पड़ता था और रोज़ 800 किलोमीटर हमारा रथ चलता था। हमें समय नहीं मिलता था ना सोने का ना कपड़े धोने का, हमें खुद ही मतलब सब कुछ करना पड़ता था। कहीं तो खाना भी कुछ ना कुछ ऐसा होता था कि एक दोस्त हमारे साथ होता वो खाना भी बनाता था। वो कहीं फनीस्ट क्या रहता था, कहीं हम बनाते थे, कहीं वो बनाते थे, कोई किसी के कपड़े हम धोते थे, कोई हमारे कपड़े धोता था। इस तरीके का एक फनीस्ट तो मुझे वही याद है अपने उसमें जर्नी के अंदर, और तो ज़्यादा बचपन का इतना याद नहीं है मेरे को। आई सल्यूट यू फॉर वॉट यू डू फॉर द पब्लिक। ये मतलब आप अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ किस तरीके से, कई बार क्या ऑलमोस्ट हमेशा ही अपनी पर्सनल लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ करके एक तरीके से देश की सेवा में आप हमेशा रहते हैं। तो इस स्पिरिट को हमको सल्यूट करना चाहिए। और हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो हमारी अपकमिंग जनरेशन है, मैं स्पेसिफिकली उनको कहूँगी कि ये आप ही के नेता हैं, आप ही के बीच के राइजिंग स्टार हैं, आप ही के यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनकी जर्नी से हमें कुछ सीखना चाहिए। तो उसकी एक टिप मैं ये ज़रूर दूंगी, देयर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस। और इनफैक्ट पूरी लाइफ में किसी भी चीज़ को करने का कोई शॉर्टकट नहीं है। हम डेफिनेटली कहते हैं कि हम यंगस्टर्स हैं, मैं भी आप ही के बीच की हूँ, आप ही के एज ग्रुप की होंगी शायद जो यंगस्टर्स देख रहे होंगे। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि मैंने भी अगर इनसे कुछ सीखा है या अपनी लाइफ में अपने पेरेंट्स से कुछ सीखा है या अपनी जर्नी से ही कुछ सीखा है, तो ये है कि मैं कहीं पर भी कोई शॉर्टकट नहीं ले पाई। मैं स्मार्ट वर्क ज़रूर कर सकती हूँ, पर मैं हार्ड वर्क को पीछे नहीं छोड़ सकती उस चीज़ में। और इनका एक जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने है कि या डेफिनेटली डू स्मार्ट वर्क, ये भी करते हैं, बट हार्ड वर्क आप पीछे छोड़ के कभी भी स्मार्ट वर्क नहीं कर सकते शॉर्टकट लेके। एंड नाउ दिस टेक्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन। वो है थोड़ा सा एक ऐसा फन, एकदम एक सीरियसनेस ब्रेकर। आपकी फिटनेस का राज? बचपन से रहा है मेरे को तो, कि जब मैं छोटा था तो फादर मुझे सुबह उठाते थे और जाओ दौड़ के आओ। और बचपन से ना एक लत लग गई दौड़ने की, रनिंग करने की और स्पोर्ट्स की।
हॉस्टल में रहा तो वहाँ पर 5 बजे सुबह उठा दिया जाता था। तब से ही अभी भी मैं कोशिश ये करता हूँ कि कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में करता रहूँ। कभी बैडमिंटन का रहता है, कभी मेरा स्क्वॉश का रहता है, कभी टेबल टेनिस रहता है, कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहे। और सबसे बड़ा क्या है कि कहीं ना कहीं फ़िटनेस के लिए आपको कुछ ना कुछ ऐसी एक्सरसाइज करनी पड़ती है जो योगा में है। और मैं मोदी जी को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने पूरे विश्व में योगा का जिस तरीके से आज पूरा विश्व योगा डे मनाता है। मैं धन्यवाद करता हूँ कि जो हमारा जो मूल मंत्र है और हमारे सनातन और हमारे हिंदुत्व का सबसे बड़ा अगर कोई है, और हमारे जो ऋषि मुनिया जितने भी हुए हैं वो सारे उस समय के वैज्ञानिक हुआ करते थे। मैं सैल्यूट करता हूँ, मोदी साहब को सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने वो सारी सनातनी हो चाहे हमारे धर्म की बात जो करते हैं। और ऐसे प्रधानमंत्री को मैं फिर एक बार धन्यवाद करता हूँ कि वो कम से कम हमारे देश में हमारे हिंदुत्व की तो बात करते हैं। अब इस चीज़ में मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि पूरा देश आपका मैदान है। उठो, जागो, दौड़ो, जस्ट डू इट। मतलब मैं इसमें एक ही वो कहूँगी कि आपको अगर मतलब भागने जाना है तो लेजीनेस का एक ही वो है, भागने जाना है, सुबह नहीं जा सकते कोई बात नहीं, शाम को जाओ, नॉट एन इशू। पर अपनी फिटनेस के लिए अपनी मतलब देखो मेंटल हेल्थ मेंटेन करनी है तो उसके लिए भी फिजिकल हेल्थ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और नेचर में निकलना बहुत ज़रूरी होता है। और इनकी बात सुन के मुझे एक ही चीज़ समझ आई कि योगा, मेडिटेशन, भागना, तो ये सब चीज़ें आपको आपकी बॉडी से, आपके इनर सेल्फ से और नेचर से कनेक्टेड रखती हैं। और ये सब हमारे युगों युगों से चला आ रहा है। इंडिया के अंदर एक कल्चर है ये चीज़ें, तो हमको इसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए क्योंकि इसके पीछे साइंटिफिक रीजंस भी जुड़े होते हैं हमारी मेंटल फिजिकल हेल्थ के लिए, और हर चीज़ को मेंटेन करने के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। नाउ दैट टेक्स मी टू माई वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एपिसोड। मैं जानती हूँ कि आप लोग सोच रहे होंगे कि अब मतलब अभी इतने महीनों के गैप के बाद ये एपिसोड लेके आई थी और अब इतनी जल्दी कह रही है कि दैट टेक्स मी टू माई लास्ट क्वेश्चन, बट वी हैव टू गो टू द लास्ट क्वेश्चन। एंड यही हमारी रीत है कि लास्ट क्वेश्चन तो आता ही है इंटरव्यू का। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़ कि आप हमारी जनता जनार्दन से और स्पेसिफिकली हमारे यंगस्टर्स से क्या कहना चाहेंगे, एक एंड नोट, एक एडवाइस या एक टिप जो आप उन्हें देना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले ये बोलूँगा कि जो अभी चुनाव का मामला भी है और चुनाव का माहौल भी है, कि जो हमारे देश के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, हमारे विरासत के लिए, हमारे विकास के लिए जो काम कर रहा है, मुझे सीखने का मौका मिला मोदी साहब से, जिन्होंने देश के लिए निस्वार्थ सेवा करी। और मैं सारे यंगस्टर को ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी जो मूल जड़ें हैं आप उसको समझो। जो हमारा धर्म है सबसे बड़ा धर्म हमारा है। जितने भी धर्म अभी आए हैं, कोई 2500 साल पुराना है, कोई 1500 साल पुराना है, हमारा एक ऐसा धर्म है जिसको सनातन हम कहते हैं, ना जिसका आदि है ना अंत है। और उसी धर्म से इतने सारे धर्म और आगे निकले हैं। मैं उन बच्चों से उनसे कहना चाहता हूँ, और मुझे तो बड़ा इंस्पायर मैं होता हूँ कि जब मुझे पता चलता है कि जो हमारे जितने भी जो ऋषि मुनिया जो हुए उस समय के वैज्ञानिक थे। और चाहे रामायण की बात करो, चाहे महाभारत की आप बात करो, और इतने हजारों हजारों साल पहले जो मंदिर बनाए गए। अब हमारी संस्कृति की बात करते हैं, जो लोग बाहर से आए, चाहे वो मुग़ल थे चाहे वो अरब थे, उनके देशों में क्या था मुझे नहीं पता। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो क्यों हमारे देश में आए, क्योंकि हमारा देश सोने की चिड़िया था। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ आने वाले समय में, भविष्य में एक ऐसा प्रधानमंत्री आज हमारे बीच में है जो हज़ारों साल बाद मिला है। आपकी आस्था हो सकती है, मेरी आस्था हो सकती है, पर बहुत सारों की नहीं हो सकती। अगर 550 साल हमें संघर्ष करना पड़ा भगवान राम के लिए, तो आप ये सोच सकते हो हमारे देश में कितने, मैं क्या बोलूँ उसके बारे में, कि अपने देश के अंदर हमें भगवान राम के लिए कोर्ट में जाना पड़ा। जो सरकारें थी वो कोर्ट के अंदर गई, उन्होंने राम सेतु के ऊपर, भगवान राम के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाए कि रामायण हुई नहीं, महाभारत हुई नहीं। जो हमारा जो मूल, जो हमारी जो जड़ें हैं, अगर आप उससे खो जाएंगे तो भविष्य में भी अखंड भारत हुआ करता था, आज स्मृतिजनक एक देश बचा हुआ है हमारे पास, खाली हिंदुस्तान। अगर आप चाहते हो उस देश को बचाने के लिए, मैं तो सबसे कहता हूँ कि मोदी साहब ने इस देश के लिए, संस्कृति के लिए जो कुछ किया है, शायद कोई और ना कर पाए। और मैं तो फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि अगर किसी ने हिंदुत्व का और हिंदुओं का सम्मान करा, वो मोदी साहब ने करा है। अगर हमारा जो आस्था के केंद्र मंदिरों में सबसे ज़्यादा अगर कोई गए हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब गए, वो मंदिरों में भी जाते हैं, और जिस लोकतंत्र के मंदिर के अंदर जहाँ कानून बनते हैं वहाँ भी उन्होंने माथा टेका।
अपना, ऐसा नहीं है मंदिर में जाकर वहाँ भी माथा टेका कि मैं इस देश को सबसे ऊंचे शिखर पे लेके जाऊँगा। जो लोग कहते हैं मोदी जी ने क्या कहा, मैं एक लाइन में बात करके ख़त्म कर सकता हूँ कि मोदी जी ने हमारी अर्थव्यवस्था को 5वें नंबर पे ले आए हैं और भविष्य में 30वें नंबर पे लेके आएंगे। इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे देश को मोदी साहब कहाँ ले जाना चाहते हैं। जो अपने धर्म से, जो देश में जो सबसे बड़ा होता है मैं उसको धर्म मानता हूँ। जिन लोगों ने अपने धर्म से नाता तोड़ा है, उनकी संस्कृति, उनकी विरासत सब मिट गई है। मैं तो अपने धर्म के साथ हूँ। आप चाहे हिंदू हो सकते हैं, चाहे मुसलमान हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, हमें कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। एक हमारा ऐसा देश है जो सबको, जो भी आया सबको हमने सम्मानपूर्वक इस देश में रखा। चाहे मुसलमान आए, चाहे पारसी आए, जो भी आए, उन्होंने इस देश में शरण मिली। उस शरण से क्या हुआ कि जो कहीं ना कहीं हम हिंदुत्व के लिए हमें लड़ना पड़ रहा है। आज मोदी जी उसके लड़ रहे हैं, योगी जी लड़ रहे हैं, मैं उनके साथ हूँ और साथ रहूँगा। और आने वाले भविष्य में अगर आप चाहते हो कि आपका देश सुरक्षित रहे और 30वें नंबर पे आए, और 2047 में मोदी जी ने कहा कि सबसे बड़ा देश और विकसित अगर कोई देश होगा तो हमारा होगा, तो आपको साथ देना होगा। तो इसी के साथ मैं एक ही आपके पॉइंट रखूँगी, क्योंकि बाकी तो आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया ही है। द ओनली पॉइंट दैट आई वांट टू कीप इज़ कि अगर आपको किसी भी चीज़ में एक्सेल करना है, किसी भी चीज़ में अगर आपको ग्रो करना है, और किसी भी चीज़ में आप चाहते हो कि आप बड़े बनो, अच्छे बनो, नाम कमाओ और गेन करो, तो उसके लिए आप अपनी रूट्स को तो नहीं पीछे छोड़ सकते ना। अब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, तो अगर आपको कहीं अच्छी जॉब मिल जाती है, किसी बड़ी एमएनसी में, किसी बड़ी जगह पे आप जाते हो, जॉब करते हो, फिर एकदम एक ऐसा पॉइंट आता है आपकी लाइफ में, एक ऐसा कनेक्ट आता है आपकी लाइफ में जहाँ आप कहते हो कि हाँ, अब मैं अपना कुछ बहुत बड़ा इस्टेब्लिश कर सकता हूँ या सकती हूँ। बहुत बढ़िया बात है। तो क्या वो करने के लिए, उसे पूरा टाइम देने के लिए, क्या आप अपनी फैमिली से कैंची लेके वो जो धागे हैं, वो जो डोर है, वो कट करके चले जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। आप तो उनके साथ रहेंगे कि मतलब यहाँ मेरा कंफर्ट जोन है, यहाँ से मैंने शुरू किया था, यहीं पे मेरा सब कुछ है, तो यहाँ पे जाकर ही मैं, यहाँ पे रह कर ही, इनको साथ रख कर ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो वैसे ही आपका धर्म, वो आपकी जड़ें हैं। यहाँ पे आप इसी के साथ पले बड़े हो, इसी के बारे में आपकी नानी ने, दादी ने, मम्मी ने आपको कहानियाँ सुना के सुलाया है। इसी कल्चर के आप फेस्टिवल्स बनाते हो। आपका हर एक चीज़ में आपका कल्चर रिफ्लेक्ट करता है, चाहे फिर वो आपका ड्रेसिंग सेंस हो, आपका घर हो, आपका रहन सहन हो, आपका खान पान हो, हर एक चीज़ में आपका धर्म है। तो आप कृपया अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों को पीछे छोड़कर आगे ना बढ़े, उसको साथ लेकर आगे बढ़े अपनी ज़िंदगी में। तो इसी के साथ इस एपिसोड को कंक्लूड करने के उस आखिरी चरण पे हम पहुंचते हैं। उस खुशियों भरे पिटारे को हम लेके आते हैं, जो हमारा लास्ट का एक सरप्राइज होता है, जो मैं विदुड़ी जी के लिए भी लाई हूँ। एंड विद दैट वी वुड कम टू एन एंड ऑफ द एपिसोड। करीब होगा ये खुला अंबर, हम तो चल पड़े हैं, रास्ते खुलते गए। तो अब अगेन मैं एक ऐसे मोड पे हूँ जहाँ पे एपिसोड को हमें एंड करना है, पर कहने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। पहली बार ऐसा है कि कहने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। गेस व्हाई? क्योंकि इस एपिसोड में हमने इतनी ज़्यादा डिस्कशन डीप में करी है, डेप्थ में करी है, कि मैं आप लोगों से कहूँगी कि आज के एपिसोड में मैं आपको उस नोट पे छोड़ूंगी कि आप लोगों से जो बातें हमने रखी, जो बातें हमने आपसे कही, उसे आप प्रोसेस करें और इंतज़ार करें मेरे नेक्स्ट एपिसोड का, जहाँ पे मैं आप लोगों से किसी नई कहानी, नए किस्से, नए किरदार के साथ मिलूंगी और हम दिल की धड़कनें भी जो हैं वो रिकाउंट करेंगे, कलेक्ट करेंगे और कहानियाँ भी कलेक्ट करेंगे। पर ऐसा कैसे हो सकता है? आप लोग सोच रहे होगे कि मैं आपसे फिर मिलूंगी, आप कहोगे कि यार ये तो बड़ा लंबा गैप कर देती है मिलने से पहले। तो इस बार एक वादे के साथ आपको छोड़ूंगी कि इस बार गैप ज़्यादा लंबा नहीं होगा। हम बहुत ही जल्दी एक नई कहानी, एक नए किरदार के साथ मिलेंगे दोबारा। मंजिलें मिल रही हैं, अजनबी जुड़ते गए। तो आइए चलते हैं जिंदगी की कुछ कही अनकही कहानियों के सफ़र पर। धड़कन जिंदगी की बीट्स ऑफ लाइफ विद यशिका।